नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लगने वाली चीज पर गहराई से बात करेंगे। चेक जारी करना। रोजमर्रा के लेन देन में हम इसे इस्तेमाल तो करते हैं, पर क्या हम वाकई समझते हैं कि इसके पीछे क्या कानूनी पेंच छिपे हो सकते हैं? हमें काफी डिटेल्ड लेख मिला है जो इसी विषय पर केंद्रित है। चेक देने से जुड़े कानूनी जोखिम क्या हैं और उनसे बचने के लिए क्या व्यवहारिक सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस लेख की सारी जानकारी को सरल और सहज तरीके से समझें। हमारा मकसद यह है कि इस चर्चा के बाद श्रोता चेक से जुड़े जो संभावित खतरे हैं उनको बेहतर तरीके से समझ पाएं और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने वित्तीय फैसले ले सकें। जरा सोचिए, एक मामूली सा दिखने वाला चेक जिस पर हम शायद ज्यादा ध्यान भी ना दें, कैसे एक बड़ी कानूनी मुसीबत का सबब बन सकता है, खासकर अगर वो बाउंस हो जाए। तो चलिए आज इसी मुद्दे की तह तक चलते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि चेक बाउंस होना सिर्फ पैसे के लेन देन में एक रुकावट भर नहीं है। इसके कानूनी नतीजे काफी संगीन हो सकते हैं। क्यों ना इसे थोड़ा और विस्तार से समझें। हाँ, बिल्कुल। यहाँ कानून के दो बुनियादी सिद्धांत काम करते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है दायित्व की धारणा, मतलब प्रिजम्पशन ऑफ लायबिलिटी। अच्छा। कानून पहले से ही ये मानकर चलता है कि चेक किसी न किसी असली कर्ज या देनदारी को चुकाने के लिए ही दिया गया था। इसका मतलब ये है कि अगर मामला अदालत तक पहुंचता है तो अपनी बेगुनाही साबित करने का लगभग सारा बोझ, आप मान लीजिए 95% तक, चेक जारी करने वाले पर ही आ जाता है। ओह, यानी जिसके पास चेक है उसे बस ऊपरी तौर पर यह दिखाना है कि चेक बाउंस हुआ है, बस इतना। बिल्कुल बिल्कुल। शिकायतकर्ता को बस एक प्रथम दृष्टया मामला, मतलब प्राइमा फेसी केस बनाना होता है, जो समझ लीजिए सिर्फ 5% काम है। उसे कोई अलग से लिखित समझौता या बिल वगैरह पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाउंस हुआ चेक अपने आप में एक बहुत मजबूत सबूत माना जाता है। कानून की नज़र में चेक देने का मतलब ही है कि आप पर कर्ज था। अब यह साबित करना लगभग पूरी तरह चेक देने वाले की जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं था। और दूसरा अहम सिद्धांत है एकमात्र बचाव या द सोल डिफेंस। चेक बाउंस के मामले में अगर जारी करने वाले को बचना है तो उसके पास मूल रूप से सिर्फ एक ही रास्ता है। उसे ये साबित करना होगा कि जिस रकम का चेक दिया गया था उसे चुकाने की कोई कानूनी देनदारी बनती ही नहीं थी। अगर वो ये साबित कर दे कि कोई कर्ज या जिम्मेदारी थी ही नहीं, तभी वो बच सकता है। और बाकी दलीलें, जैसे मान लीजिए कोई कहे चेक खो गया था या चोरी हो गया था, क्या ये काम नहीं आती? आमतौर पर नहीं। ये दलीलें अदालत में ज्यादा टिकती नहीं है। मतलब फोकस इसी पर रहता है कि लीगल देनदारी थी या नहीं। मुख्य बचाव यही है। और इस मामले को और भी गंभीर बनाने वाली बात यह है कि भारत में चेक बाउंस होना कोई साधारण दीवानी यानी सिविल मामला नहीं है। इसे एक आपराधिक मतलब क्रिमिनल मामला माना जाता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। और क्योंकि आपराधिक मामला है, इसके परिणाम भी काफी गंभीर हो सकते हैं। दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर चेक पर लिखी रकम से दोगुनी राशि तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोगुनी राशि तक? बाप रे। हाँ, और कई बार दोनों सजाएं साथ में भी दी जा सकती हैं, जेल भी और जुर्माना भी। और शायद अदालती कार्यवाही भी काफी थका देने वाली होती होगी। इसमें भागदौड़ काफी होगी। हाँ बिल्कुल। आपराधिक मामलों में अक्सर हर सुनवाई के लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना अनिवार्य होता है। जमानत लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर ये एक लंबी, खर्चीली और जाहिर है तनावपूर्ण प्रक्रिया बन सकती है। इन ऊंचे जोखिमों को समझना बेहद जरूरी है, खासकर जब आप किसी को चेक दे रहे हों। तो फिर सबसे सुरक्षित रास्ता क्या है? मतलब बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? क्या चेक देने से बचना ही सबसे अच्छा है? स्रोत में इस बारे में क्या कहा गया है? स्रोत तो यही सलाह देता है कि जहां तक मुमकिन हो चेक जारी करने से बचना ही सबसे कारगर रणनीति है। लेखक ने इसकी तुलना बड़े दिलचस्प अंदाज में की है, जैसे आप खुद ही अपने हाथ काटकर अपने विरोधी को दे रहे हो। एक बार आपने चेक दे दिया तो समझिए नियंत्रण आपके हाथ से काफी हद तक निकल गया। हाथ काट कर देने जैसा, ये तो काफी स्ट्रांग बात है। तो अगर चेक नहीं तो फिर क्या कोई सुरक्षित विकल्प है? हाँ, एक बेहतर और कानूनी तौर पर ज्यादा सुरक्षित विकल्प है लिखित समझौते करना, रिटन एग्रीमेंट्स। ओके। चलिए देखते हैं कि ये बेहतर क्यों है। जैसा हमने अभी बात की, अगर चेक बाउंस होता है तो मामला सीधा आपराधिक प्रक्रिया में चला जाता है। ये प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज होती है, शायद 2.5 साल में फैसला आ जाए, लेकिन ये कठोर भी होती है। हर सुनवाई में हाजिरी जरूरी, जमानत का झंझट और सजा का डर, वो सब रहता है।
लेकिन अगर चेक के बजाय लिखित समझौता हो और उसका पालन न हो, मतलब ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो, तब क्या स्थिति बनती है? तब वो मामला एक दीवानी यानी सिविल मामला बनता है। अच्छा, सिविल। दीवानी प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से धीमी होती है। फैसला आने में शायद 5 से 7 साल भी लग सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ राहतें होती हैं। आमतौर पर हर सुनवाई में खुद जाने की जरूरत नहीं होती। आपका वकील आपकी तरफ से पेश हो सकता है, जब तक कि अदालत विशेष रूप से आपको हाजिर होने का आदेश ना दे। ये तो बड़ी राहत है। बिल्कुल, गिरफ्तारी का तत्काल कोई खतरा नहीं होता। और सबसे अहम बात, समझौते और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने के लिए ज्यादा समय और मौके मिलते हैं। अच्छा, तो इससे थोड़ा और खोल कर समझते हैं। मतलब अगर मैं सही समझी, समझौता करने से मामला वो जो तेज और सख्त आपराधिक सिस्टम है उससे निकलकर एक धीमी और ज्यादा प्रबंधनीय दीवानी प्रणाली में चला जाता है। बिल्कुल सही। इससे बचाव पक्ष को स्थिति को संभालने, शायद बातचीत करने और कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए ज्यादा रणनीतिक गुंजाइश मिल जाती है। ये तो वाकई एक बड़ा फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आ ही जाती हैं जहां चेक देना जरूरी हो जाता है। मान लीजिए कोई वेंडर है या मकान मालिक है जो चेक ही मांग रहा है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत में ऐसी स्थितियों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां बताई गई हैं, है ना? बिल्कुल। और अगर चेक देना ही पड़े तो कुछ खास बातों का ध्यान रखकर जोखिम को काफी कम किया जा सकता है। सबसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है कानूनी क्षेत्राधिकार यानी लीगल ज्यूरिसडिक्शन को रणनीतिक रूप से नियंत्रित करना। क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करना, इसका क्या मतलब है? ये कैसे करते हैं? इसका मतलब है कि आप ये तय करने की कोशिश करें कि अगर भविष्य में कोई कानूनी विवाद होता है तो मामला किस शहर की अदालत में चलेगा, आपके शहर में या कहीं और। इसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका है। आप जिसे भी चेक दे रहे हैं यानी बेनिफिशियरी, उससे हमेशा उसके बैंक खाते का पूरा विवरण मांगे। अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और सबसे जरूरी बैंक की शाखा का सही पता, मतलब लोकेशन। ये जानकारी लिखित मिले, जैसे व्हाट्सएप या ईमेल पर, रिकॉर्ड के लिए। और इससे भी ज्यादा पक्का तरीका क्या हो सकता है? कोई और सेफगार्ड? हाँ, और भी सुरक्षित तरीका यह है कि आप लाभार्थी से कहें कि वो अपनी खाली चेकबुक के एक पन्ने की तस्वीर भेज दें। इससे आप खुद बैंक शाखा का स्थान और पता वेरीफाई कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। अच्छा, फिर इस खाता संख्या को चेक पर अदेय पेई ओनली के साथ स्पष्ट रूप से लिखें। ठीक है, खाता नंबर लिख दिया, मान लिया। लेकिन इससे क्षेत्राधिकार कैसे नियंत्रित होता है? इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस छोटे से कदम का रणनीतिक असर बहुत बड़ा है। जब आप खाता संख्या चेक पर लिख देते हैं तो ये लगभग काफी हद तक ये सुनिश्चित हो जाता है कि लाभार्थी उस चेक को उसी स्थानीय शाखा में जमा करेगा जहां उसका खाता है। ऐसा करने से आप लाभार्थी को किसी दूर दराज के शहर में जाकर आपके खिलाफ केस दर्ज करने से रोकते हैं या कम से कम मुश्किल बना देते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाएंगे जैसे? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए आप दिल्ली में रहती हैं और आपने अहमदाबाद के किसी व्यक्ति को चेक दिया। अगर आपने खाता संख्या नहीं लिखी तो वो व्यक्ति अहमदाबाद में ही चेक जमा करके वहीं की अदालत में आपके खिलाफ केस कर सकता है। ओह, फिर आपको हर सुनवाई के लिए दिल्ली से अहमदाबाद जाना पड़ेगा। सोचिए कितना समय, पैसा और परेशानी। लेकिन अगर आपने उसके अहमदाबाद के स्थानीय खाते का नंबर चेक पर लिखा है तो ज्यादा संभावना है कि मामला अगर बनता भी है तो आपके अपने शहर यानी दिल्ली की अदालतों के दायरे में ही रहेगा। ये एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है। अच्छा, ये क्षेत्राधिकार वाली बात तो वाकई गौर करने लायक है। मतलब एक छोटी सी सावधानी हमें कितनी बड़ी परेशानी से बचा सकती है। कमाल है। और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? दूसरी अहम बात है दुरुपयोग को रोकना और स्पष्टता सुनिश्चित करना। हमेशा चेक के पीछे भुगतान का सटीक कारण लिखें। चेक के पीछे? ओके। हाँ, जैसे बिल नंबर XYZ के भुगतान हेतु, या जनवरी 2025 का किराया, या लोन की किश्त, जो भी कारण है साफ लिखें। ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा? मतलब क्यों लिखें? इसका सीधा फायदा यह है कि आप एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, एक तरह का सबूत। ये लाभार्थी को बाद में ये झूठा दावा करने से रोकता है कि चेक किसी और ही काम के लिए दिया गया था। चेक बाउंस के मामलों में ये एक आम चाल होती है। लाभार्थी कह सकता है कि अरे, ये चेक तो किसी पुराने उधार के लिए था जिसका भुगतान नहीं हुआ। पीछे कारण लिखा होने से ऐसे दावों का खंडन करना आसान हो जाता है। समझ गई। और चेक पर जहां पेई यानी भुगतान पाने वाले का नाम लिखने की जगह होती है, उसका क्या?
उसे खाली छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं। हमेशा लाभार्थी का नाम उस जगह पर साफ साफ भरें। अगर आप उसे खाली छोड़ देते हैं तो चेक एक वाहक लिखत बन जाता है। बेरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसे। बेरर इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जिसके हाथ में वो चेक है वही उसे बैंक में जमा करके पैसे निकाल सकता है, या वो उसे किसी तीसरे व्यक्ति को दे सकता है, मतलब इंडोर्स कर सकता है। अरे बाप रे, इससे क्या दिक्कत हो सकती है? इससे क्षेत्राधिकार का एक और बुरा सपना खड़ा हो सकता है। सोचिए, आपने दिल्ली में किसी को चेक दिया, नाम की जगह खाली छोड़ दी। उसने वो चेक केरल में बैठे किसी तीसरे आदमी को दे दिया। अब वो तीसरा आदमी केरल में चेक जमा करके वहीं केस कर सकता है। क्या? केरल में? हाँ, आपको बैठे बिठाए एक अनजान जगह पर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इसीलिए पेई का नाम हमेशा भरें, बहुत जरूरी है ये। समझ गई। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ठीक ठीक रकम नहीं पता होती जब हम चेक दे रहे होते हैं, जैसे किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर। तब क्या करें? क्या रकम की जगह खाली छोड़ सकते हैं? हाँ, कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है। अगर आपको रकम का कॉलम खाली छोड़ना ही पड़े तो एक बहुत जरूरी सावधानी बरतें। जहां शब्दों में राशि लिखने की लाइन होती है, उसके नीचे जो खाली जगह बचती है उसमें ये वाक्य लिख दें, नॉट मोर देन रुपीज। यहां अधिकतम संभावित राशि लिख दें। अच्छा, नॉट मोर देन रुपीज? हाँ, उदाहरण के लिए नॉट मोर देन रुपीज 50,000 ओनली, या जो भी मैक्सिमम अमाउंट आपको लगता है। इसका क्या कानूनी महत्व है? ये लिखने से क्या होगा? इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये कानूनी तौर पर उस अधिकतम राशि को सीमित कर देता है जिसे उस चेक पर भरा जा सकता है। मान लीजिए आपने सिक्योरिटी के लिए चेक दिया और रकम खाली छोड़ दी। बाद में विवाद होने पर लाभार्थी उसमें मनमाने ढंग से कोई बहुत बड़ी रकम भरकर आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर आपने नॉट मोर देन लिख दिया है तो वो उस लिखी हुई सीमा से ज्यादा रकम नहीं भर सकता। यह आपको एक अनुचित और भारी देनदारी से बचाता है। एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये तो बहुत ही काम की तरकीब है, वाकई। इन खास सावधानियों के अलावा क्या कुछ और आम बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? जनरल टिप्स। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ और सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण सावधानियों का भी जिक्र करता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातें पर जरूरी हैं। जैसे? चेक को हमेशा ध्यान से भरें। नाम, तारीख, अंकों और शब्दों में राशि। ध्यान रहे दोनों में कोई अंतर ना हो। हमेशा अमिट स्याही मतलब परमानेंट इंक वाले पेन का इस्तेमाल करें ताकि कोई बाद में कुछ बदल ना सके। चेक को क्रॉस जरूर करें। ऊपर बाएं कोने में 2 तिरछी समानांतर रेखाएं खींचें और अगर हो सके तो बीच में एसी पे ही लिख दें। अच्छा, ये क्रॉस करने और एसी पे लिखने का क्या फायदा है? इससे क्या होता है? क्रॉस करने और हाथ से हैट पे लिखने से यह सुनिश्चित होता है कि चेक का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही जमा होगा। इसे काउंटर पर कैश नहीं कराया जा सकते। इससे यह जोखिम कम हो जाता है कि चेक गलत हाथों में पड़ जाए और कोई और उसे भुना ले। यह धोखाधड़ी रोकने का एक और तरीका है। सेफ रहता है। ओके। फिर हर जारी किए गए चेक का रिकॉर्ड रखें। चेक नंबर, किसे दिया, कितनी रकम का, किस तारीख को। अपनी चेकबुक के रिकॉर्ड स्लिप में इसे नोट कर लें, बहुत जरूरी है ये। हस्ताक्षर वैसे ही करें जैसे आपने बैंक में नमूना दे रखा है। अलग हस्ताक्षर से चेक वैसे भी डिसऑनर हो सकता है, वो अलग बात है। चेक जारी करने से पहले या कम से कम देय तिथि पर खाते में पर्याप्त बैलेंस जरूर सुनिश्चित करें। ये तो खैर सबसे बुनियादी बात है। अपनी चेकबुक को हमेशा सुरक्षित जगह पर रखें, लॉक इन की में, और नियमित रूप से अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच करते रहें ताकि कोई अनधिकृत लेनदेन हो तो तुरंत पता चल सके। ये तो हुई सावधानियां, लेकिन लोग अक्सर कुछ गलतफहमियों के चलते ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जो उन्हें और ज्यादा मुसीबत में डाल सकती हैं। स्रोत में ऐसी गंभीर त्रुटियों के बारे में भी बताया गया है जिनसे हर हाल में बचना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत आम गलतफहमी है जिसके चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो जानबूझकर चेक पर गलत हस्ताक्षर कर दें, हाँ, या किसी और से हस्ताक्षर करवा दें तो वो बच निकलेंगे। सोच ये होती है कि बैंक चेक को हस्ताक्षर मेल नहीं खाते कहकर वापस कर देगा और मामला रफा दफा। अच्छा, ये सोचते हैं लोग। हाँ, काफी लोग। लेकिन स्रोत साफ तौर पर कहता है कि ये एक बहुत बुरी और असफल रणनीति है। ये अदालत में बिल्कुल नहीं टिकेगी, बिल्कुल नहीं। इसके इतने बुरे परिणाम क्यों हो सकते हैं? मतलब क्यों नहीं टिकेगी ये दलील? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, आजकल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक लैब्स बहुत उन्नत हो गए हैं। वो लगभग निश्चित रूप से ये साबित कर देंगे कि हस्ताक्षर चेक जारी करने वाले ने ही किए हैं, भले ही जानबूझकर बिगाड़ कर किए हों। ओह। दूसरा, और ये ज्यादा गंभीर बात है, अदालत इस हरकत को शुरू से ही धोखा देने के साफ इरादे के सबूत के तौर पर देख सकती है, जिसे कानूनी भाषा में आपराधिक मन या मेंजरिया कहते हैं। मतलब इंटेंशन खराब था। अच्छा, तो इरादे का सबूत मिलने से क्या फर्क पड़ता है, मतलब कानूनी तौर पर? फर्क बहुत बड़ा है।
देखिए, सामान्य चेक बाउंस का मामला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट यानी एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एक शिकायत, एक कंप्लेंट के जरिए चलता है। इसमें सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होती। ठीक है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि आपने जानबूझकर गलत हस्ताक्षर करके धोखा देने की कोशिश की, तो ये आपके धोखा देने के इरादे को दिखाता है। तब मामला एनआई एक्ट के साथ साथ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी के तहत भी आ सकता है। आईपीसी 420? हाँ, और धारा 420 एक ज्यादा गंभीर आपराधिक अपराध है। इसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है और सजा भी ज्यादा कठोर है। तो एक शॉर्टकट लेने की कोशिश आपको कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। बहुत रिस्की है ये तो वाकई खतरनाक है। अच्छा, एक और स्थिति होती है अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक मतलब डायरेक्टर है या कंपनी की ओर से चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, तब क्या होता है? उनके लिए क्या नियम है? ऐसे लोगों को तो अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। अगर किसी कंपनी का चेक बाउंस होता है तो कंपनी के निदेशक या वो अधिकारी जिन्होंने उस लेन देन को मंजूरी दी थी या जो कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से पर्सनली उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पर्सनली, भले ही उन्होंने साइन ना किया हो। हाँ, ये तब भी हो सकता है जब उन्होंने खुद उस चेक पर हस्ताक्षर न किया, लेकिन वो उस निर्णय प्रक्रिया में शामिल थे या उनकी जिम्मेदारी बनती थी। अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब यह है कि जो लोग ऐसी कंपनियों से जुड़े हैं जिनकी माली हालत थोड़ी डामाडोल है या जो किसी कंपनी में सिर्फ नाम के लिए निदेशक बने हुए हैं, उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। कंपनी द्वारा जारी चेक बाउंस होने पर वो व्यक्तिगत रूप से कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं और कंपनी के कर्जों के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क पर आ सकती है। बाप रे, ये तो बहुत सीरियस बात है। और एक आखिरी सवाल जो शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा, क्या अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों से चेक जारी करना ठीक है, जैसे अपनी पत्नी या बच्चों के खाते से? स्रोत इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि ऐसा करने से सख्ती से बचना चाहिए। परिवार के सदस्यों, चाहे वो जीवन साथी हों, वयस्क बच्चे हों या माता पिता हों, उनके बैंक खातों से चेक जारी करने के परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों? सुनने में तो ये आसान लगता है, शायद अपने खाते में पैसे ना हो तो दूसरे के खाते से दे दिया। इसमें क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि जिस व्यक्ति के खाते से चेक जारी हुआ है, कानूनी तौर पर वही मुख्य अभियुक्त मतलब मेन अक्यूज्ड बनता है। अच्छा। हाँ, सोचिए, आपकी एक छोटी सी गलती या मजबूरी आपके परिवार के सदस्य को एक आपराधिक मामले में फंसा सकती है। उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे उनका करियर, उनकी पढ़ाई या भविष्य की संभावनाएं जैसे सरकारी नौकरी मिलना या विदेश यात्रा करना सब खतरे में पड़ सकता है। पूरा भविष्य दांव पर लग जाता है। स्रोत का संदेश बहुत साफ है, जोखिम उठाना है तो अपने दम पर उठाएं, अपने परिवार के सदस्यों को इसमें न घसीटें। इन गंभीर गलतियों से बचकर आप एक पहले से ही मुश्किल कानूनी स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने से रोक सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है, मतलब सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? आज की चर्चा से ये तो साफ है कि चेक जारी करना उतना सीधा साधा मामला नहीं है जितना लगता है। ये कानूनी तौर पर काफी जटिल हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी और सावधानी से इन जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है या उनसे बचा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो अपनी वित्तीय और कानूनी सुरक्षा के लिए 3 मुख्य बातें याद रखनी चाहिए, या 3 सिद्धांत कह सकते हैं। पहला सिद्धांत, बचाव को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटाइज अवॉइडेंस। जहां तक हो सके चेक देने से बचें, खासकर बड़े लेन देन में औपचारिक लिखित समझौतों का इस्तेमाल करें। ये आपको संभावित आपराधिक जिम्मेदारी से बचाकर मामले को एक प्रबंधनीय दीवानी विवाद में बदल देता है, जहां बातचीत और समाधान के लिए ज्यादा गुंजाइश होती है। अगर हम खाली छोड़ रहे हैं तो नॉट मोर देन वाली शर्त जरूर लिखें। हर छोटी डिटेल मायने रखती है, एकदम पक्की तरह से। हाँ। और तीसरा सिद्धांत, गंभीर परिणामों को समझें, अंडरस्टैंड सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस। हमेशा ये याद रखें कि चेक बाउंस भारत में एक आपराधिक मामला है। जानबूझकर गलत हस्ताक्षर करने जैसे शॉर्टकट या परिवार के सदस्यों के खातों का इस्तेमाल करने जैसी गलतियां भूलकर भी न करें। ये ना सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि इस स्थिति को और ज्यादा बिगाड़कर आपको और आपके प्रियजनों को कहीं बड़े संकट में डाल सकती हैं। उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा से श्रोताओं को चेक जारी करते समय ज्यादा जागरूक और सतर्क रहने में मदद मिलेगी। ये जानकारी उन्हें बेवजह की कानूनी उलझनों और परेशानियों से बचा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, बिल्कुल।
और आज की बातचीत के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है। हम पारंपरिक भुगतान तरीकों जैसे चेक के जोखिमों पर तो बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन क्या यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसे जो नए डिजिटल भुगतान के तरीके हैं, हाँ, डिजिटल पेमेंट्स। हाँ, क्या वे सिर्फ सुविधा ही नहीं लेते बल्कि अपनी पारदर्शिता और हर लेनदेन के पक्के डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए एक तरह की अंतर्निहित कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करते हैं? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खासकर जब किसी देनदारी को साबित करने या किसी विवाद को सुलझाने की नौबत आए। सोचने वाली बात है कि क्या ये आधुनिक तरीके पुराने तरीकों से जुड़े कुछ जोखिमों को कम करने में मददगार हो सकते हैं, या शायद नए तरह के जोखिम भी लाते हैं? ये भी हो सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। शायद किसी और दिन इस पर भी बात करें। इसी विचार के साथ हम आज की एक गहरी चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।